हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 23 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। वीडियो आने में लेट हो गया, लेकिन करंट अफेयर पूरे हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। पीडीएफ के लिए आपको बताइए, एग्जाम इंजन एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। डेली की करंट अफेयर की पीडीएफ पूरी जो स्टैटिक जीके के साथ होती है वो आपको एग्जाम इंजन पर ही मिल जाती है। वहां से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। सवाल ये था कि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना जो है ये कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो दरअसल ये योजना पेंशन क्षेत्र से जुड़ी हुई है। किससे? पेंशन। इस योजना की सरकार भारत सरकार के द्वारा 2017 में करी गई थी। इस स्कीम को इंडियन गवर्नमेंट ने एलआईसी के साथ मिलकर लॉन्च किया था। इस योजना के अंतर्गत जो सीनियर सिटीजन है उनको 10 साल तक पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। अब चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसके द्वारा भारत में पहली बार श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं बजाज आलियांज के साथ मिलकर। तो भारत सरकार ने बजाज आलियांज के साथ मिलकर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट पूरे भारत में पहली बार लॉन्च किए हैं और इसका उद्घाटन किया गया है नितिन जयराम गडकरी के द्वारा। नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? यह है नागपुर। अच्छा, एक बात बताइए, किसी भी प्रोडक्ट को जब श्योरिटी बॉन्ड के अंतर्गत लॉन्च किया जाता है तो इसका फायदा क्या मिलता है? इसका सीधा सा फायदा यह होता है कि आने वाले टाइम में जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो कैशलेस हो जाएंगे। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर पर भी। और अगर कैशलेस हो जाएंगे तो सीधी सी बात है, जो ब्लैक मनी वाला प्रावधान है वो धीमे धीमे कम होता चला जाएगा। बजाज आलियांज की स्थापना साल 2001 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पुणे और इसके सीईओ हैं तरुण चुग। क्या नाम है इनका? तरुण चुग। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है कि पूरे देश में कितने ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स की स्थापना करी जाएगी। तो इंडियन गवर्नमेंट अभी टारगेट लेकर चल रही है, पूरे भारत भर में 21 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना करी जाएगी। 21। अगर करंट टाइम पे बात करी जाए तो कितने ऐसे एयरपोर्ट हैं? करंट टाइम पे 10 है और अगले सत्र में इसको बढ़ाकर 21 करना है। भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा है? तो इसका नाम है डोनी। यहां पर मैं लिख देता हूं, डोनी पोलो एयरपोर्ट। और डोनी पोलो एयरपोर्ट जो है ये कहां पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में, ईटानगर में। और इसका नाम पता है डोनियो पोलो क्यों रखा गया है? डोनियो का मतलब होता है सन, सूर्य, और पोलो का मतलब है मून। तो वहां पर सूर्य और चंद्रमा की पूजा का विशेष प्रावधान है, जिसकी वजह से वहां पर यह नाम रखा गया डोनियो पोलो एयरपोर्ट। और अगर 10वें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात करें जो कि अभी हाल ही में बनाया गया था, यह है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट मोपा। यह गोवा में पड़ता है, नॉर्थ गोवा में। आपको पता है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब क्या है? ऐसे हवाई अड्डे जो कि पूरे तरीके से ग्रीन एनर्जी पर बेस्ड हैं, जैसे कि सोलर पैनल पर बेस्ड हैं और या फिर विंड एनर्जी से चलाए जा रहे हैं। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड ऐसे एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहलाते हैं। साथ में इन एयरपोर्ट्स के अंदर ग्रीनरी ज्यादा रखे जाने का भी प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अरुणोदय 2.0 नाम की एक योजना अभी हाल ही में शुरू करी गई है? और इस योजना का फायदा सीधे सीधे उन लोगों को मिलेगा जो कि गरीबी रेखा के नीचे है। वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान है इस योजना के अंतर्गत। तो इसको लॉन्च किया गया है आसाम में हिमांता बिस्वा शर्मा की सरकार के द्वारा। आसाम सरकार इस योजना के अंतर्गत पूरे साल भर में 17 लाख महिलाओं को इसका फायदा देगी। देखिए, इस योजना का फायदा किसको मिल रहा है? ऐसे घर जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं और उन घरों की जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर है। तो ऐसी महिलाओं को पर मंथ यहाँ पर 1250 रुपए दिए जाने का प्रावधान है, पर मंथ। ठीक है। और सेकंड, इसकी खास बात यह है कि हर महीने की 10वीं तारीख तक अकाउंट में यह पैसा क्रेडिट हो जाएगा। ये वही अकाउंट होंगे, नो फिल अकाउंट, जो कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए थे। आसाम में गवर्नर हैं डॉक्टर जगदीश मुखी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड जिसका नाम है कल्याणी फॉरेस्टा, इसको नई दिल्ली में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसको नई दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया।
और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस टाइम पे सिविल एविएशन संभाल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ग्रीन स्टील ब्रांड ये क्या है। देखो है क्या कि ये एक ऐसी कंपनी है कल्याणी फॉरेस्टा जो कि स्टील बनाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टील बनाने में ऐसी प्रक्रिया यूज कर रहे हैं जिससे जरा सा भी कार्बन पैदा नहीं होगा, जरा सा भी पॉल्यूशन नहीं होगा, 0% पॉल्यूशन होगा। इस वजह से पूरे भारत में ये पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो कि ग्रीन स्टील ब्रांड कंपनी कहलाएगी। नाम है कल्याणी फॉरेस्टा। आपको पता है ये कंपनी पूरे साल भर में 2,50,000 टन स्टील का उत्पादन करेगी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि 2024 में फरवरी के महीने में होने वाली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टीरियल मीटिंग को होस्ट करेगा। 2024 में डब्ल्यूटीओ की मिनिस्टीरियल मीटिंग है जो होने जा रही है, ये 13वां संस्करण होगा। तो इसका आयोजन दिया गया है यूनाइटेड अरब अमीरात को, यूएई इसको होस्ट करने जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ी मिनिस्टीरियल मीटिंग होगी, पूरे दुनिया भर के 164 देश यहाँ पर हिस्सा लेंगे। इतना ही नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि डब्ल्यूटीओ की जो मिनिस्टीरियल मीटिंग है ये हर 2 साल में आयोजित करी जाती है। तो इससे पहले जो मीटिंग हुई थी ये 2020 में हुई थी। और 2020 में कहाँ पर हुई थी? लास्ट टाइम ये हुई थी कजाकिस्तान में। कहाँ पर? कजाकिस्तान में। वैसे ये होनी थी कजाकिस्तान में, लेकिन ये कोविड की वजह से पोस्टपोन कर दी गई थी। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो नहीं हो पाई थी। और अपार्ट फ्रॉम दिस, ये इस बार एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, क्योंकि आपको पता है आखिरी बार डब्ल्यूटीओ की मिनिस्टेरियल मीटिंग किसी भी गल्फ कंट्री के द्वारा आयोजित करी गई थी 2001 में। तब कतर के अंदर दोहा में इसको आयोजित किया गया था। अब आप समझ लो, सीधे सीधे 21 सालों के बाद कोई गल्फ कंट्री होस्ट करेगा डब्ल्यूटीओ की मीटिंग को। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में करी गई है, 1995 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। और अभी कुछ टाइम पहले ही डब्ल्यूटीओ की प्रेसिडेंट बनाई गई थी गोजी ओकोंजो इवेला। क्या नाम है? गोजी ओकोंजो इवेला। ये नाइजीरियन इकोनॉमिस्ट है। एंड यूएई की अगर बात करें तो कैपिटल है अबू धाबी। यहाँ पर करेंसी चलती है दिरहम। और अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी एक रिपोर्ट जारी करी गई है इंडेक्स के तौर पर। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट 2022। इसको ब्रिटिश वीकली द इकोनॉमिस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें भारत ने 68वीं रैंक सिक्योर करी है। आपको यह बताना है कि भारत के साथ एक और देश है जिसने 68th रैंक हासिल करी है। तो भारत और भारत के साथ अल्जीरिया, इन दोनों देशों का स्कोर 58.9 रहा और दोनों ने 68th रैंक यहां पर हासिल करी है। आपको एक चीज और यहां पर ध्यान रखनी है कि इस बार टॉप किसने किया है। तो टॉप करने वाला देश है फिनलैंड। मतलब आप बोल सकते हो इस रिपोर्ट के अंतर्गत, ये रिपोर्ट ये कहती है कि पूरे दुनिया में फिनलैंड एक ऐसा देश है जहां पर फूड सिक्योरिटी सबसे बेहतर है। जो खाद्य पदार्थ हैं वो सबसे बेहतर क्वालिटी के हैं और कैटेगरी के हैं। इसमें चाइना ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो चाइना 25th रैंक के साथ है यहाँ पर। अल्जीरिया की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं अल्जीयर्स। क्या बोलते हैं? अल्जीयर्स। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2022 से 23 के सत्र में अभी तक 13,63,649 करोड़ रुपए डायरेक्ट टैक्सेस के रूप में कलेक्ट किया है। तो अगर देखा जाए तो ग्रोथ रेट कितने परसेंट के साथ वृद्धि हुई है? तो पिछले सत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल अगर बात करें तो 25.90% की ग्रोथ के साथ ज्यादा टैक्स इस बार कलेक्ट किया है भारत सरकार ने। मतलब पिछली बार आप ये समझ लो कि इससे 25% कम टैक्स कलेक्ट हुआ था। इस बार हर महीने का आप देख भी रहे थे कि जीएसटी लगातार ज्यादा कलेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपको बताई है, अभी हाल ही में इन्होंने देश को यह बताया कि 2 दिसंबर 2022 तक भारत में जो नोट का सर्कुलेशन है ये बढ़ गया है। एनुअल इसकी ग्रोथ हुई है और ये बढ़कर 31.92 लाख करोड़ पहुंच गया है। तो कितने परसेंट की वृद्धि के साथ जो नोट का सर्कुलेशन है ये 31.92 लाख करोड़ हो गया है। तो इसमें भी वृद्धि देखने को मिली है करीब करीब 8% की, 7.98% की वृद्धि के साथ। अब देखिए इसका सीधा सा मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि पिछले सत्र में जो नोटों का चलन है बाजार के अंदर वो ज्यादा हुआ है। लोगों ने थोड़ा कैश लेन देन ज्यादा किया है, जिसकी वजह से
नोट इन सर्कुलेशन मार्केट में ज्यादा देखने को मिला है 8% की ग्रोथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जीओसी जिसको बोलते हैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो के जीओसी के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो यह पदभार संभाला है जनरल मोहित सेठ ने। किसने? जनरल मोहित सेठ। और इन्होंने यहां पर किसको सक्सीड किया है? तो आप ध्यान रखना, इन्होंने संजीव सिंह स्लारिया इनको सक्सीड किया है। और संजीव सिंह स्लारिया जो हैं, इनका ट्रांसफर हो गया है कहां पर? उधमपुर, नॉर्थर्न कमांड के हेडक्वार्टर उधमपुर में। तो अब जनरल मोहित सेठ संभालेंगे काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो को। जनरल मोहित सेठ जो है ये कमीशन हुए थे इंडियन आर्मी में 1991 में, और इनकी रेजिमेंट है 3 मद्रास रेजिमेंट, 3 मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिस्बेन में 2032 में ओलंपिक्स और पैरालंपिक गेम्स जो आयोजित, इसके लिए अभी सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है सिंडी हुक। क्या नाम है? सिंडी हुक। इनको पूरा पदभार दिया गया है कि 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में जो ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स आयोजित किए जाएंगे वो सब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना इनकी जिम्मेदारी है। इससे पहले अगर हुक की बात करें तो ये ग्रेट बैरियर रीफ फाउंडेशन की भी चेयरपर्सन रही हैं, सिंगापुर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड की भी चेयरपर्सन रह चुकी हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे पहले ये ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक्स ऑपरेशंस की 2015 में भी कमान संभाल चुकी हैं। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन्हें इस तरीके के इवेंट्स को होस्ट करने का, तो इस वजह से इनको ये कार्यभार दिया गया है। इसके साथ ही आपको एक और क्वेश्चन मिल गया है कि 2032 के ओलंपिक्स जो हैं ये कहां पर आयोजित हो रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन में। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा वेसल है इंडियन नेवी का जो कि केप टू रियो रेस 2023 में पार्टिसिपेट करने जा रहा है? इस बार इसका 50वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो भारत की तरफ से INSV तारणी यहां पर जा रहा है होस्ट करने भारत को। और ये एक तरीके की रेस है, और इसकी शुरुआत देखो क्या होगी। जो INSV तारणी है ये भारत से चलेगा और जाएगा इसके बाद कैपटाउन, साउथ अफ्रीका कैपटाउन, ठीक है। और उसके बाद रियो का मतलब जो रियो डी जेनेरियो है ब्राजील का, साउथ अमेरिका, वहां तक जाएगा। तो ये पूरी अपने आप में एक रेस होगी जिसमें भारत की तरफ से ये वेसल हिस्सा ले रहा है, और उसके बाद सीधे सीधे इसको भारत आ जाना है। तो ये जाएगा रियो वाया कैपटाउन होते हुए और वापस आएगा उसके बाद सीधे भारत। जो फाइनल है वो रियो में ही आयोजित किया जाएगा। और इस जो प्रतिस्पर्धा है इसका मेन उद्देश्य ये है कि नेविगेशन, कम्युनिकेशन, जो टेक्नोलॉजी है उसको बेहतर बनाना और टीम वर्क को बेहतर करना, साथ में सीमैनशिप स्किल्स जो हैं उनको बढ़ाना और प्लानिंग, इन सारी चीज़ों को बढ़ाना। अब ये जो टोटल रेस है आपको पता है कितने नॉटिकल माइल की होगी? ये 17,000 नॉटिकल माइल की रेस है, 17,000 नॉटिकल माइल। और एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.8 किलोमीटर। मतलब आप बोल सकते हो 1800 मीटर होते हैं एक नॉटिकल माइल में। अभी हाल ही में क्या हुआ कि प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत कलवरी क्लास सबमरीन जो है यार्ड 11879, इसको इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। सवाल ये उठता है कि ये जो सबमरीन्स हैं ये कौन सी कंपनी के द्वारा बनाई गई हैं? तो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत ये सभी सबमरीन जो हैं ये बनाई गई हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। ये मुंबई में ही है। इसके अलावा अभी कुछ टाइम पहले मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा INS वागीर बनाई गई थी, INS वागीर, वो भी इंडियन नेवी को दी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करीम बेंजेमा को आप सभी लोग जानते होंगे, जो फुटबॉल लवर होंगे वो तो डेफिनेटली जानते होंगे। 2022 में कतर में फीफा वर्ल्ड कप जो खेला गया है, इसके बाद इन्होंने सभी फॉर्मेट में रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। अब ये फुटबॉल नहीं खेलेंगे इंटरनेशनल फॉर्मेट में। ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं? ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने पहली बार डेब्यू किया था इंटरनेशनल फॉर्मेट में 2007 में। 2022 में रिटायरमेंट ले लिया है। इंटरनेशनल करियर इनका 15 साल का रहा है, करीम बेंजेमा। इससे पहले जब रोनाल्डो रियल मैड्रिड से खेलते थे तो ये रियल मैड्रिड से भी खेल चुके हैं करीम बेंजेमा। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं सिमली पाल नेशनल पार्क जो है ये इनमें से कौन से एनिमल के लिए जाना जाता है? अगर आप राज्य का नाम भी बता देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो।
कल मतलब 24 दिसंबर से मैं कंप्यूटर का जो फुल फ्लैश बैच है उसे स्टार्ट कर रहा हूँ। चाहे आप सीजीएल के लिए जा रहे हो, सीएचएसएल के लिए जा रहे हो, सभी को ध्यान में रखते हुए बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ। करीब यहाँ पर 35 क्लासेस होंगी। सारा कंप्यूटर मैं आपका कवर कराऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप मुझे मेंस के फाउंडेशन बैच में भी ज्वाइन कर सकते हो, या अगर आपको सिर्फ जीएस जीके चाहिए मेंस के लिए तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि 27 तारीख के बाद से हम एनरोलमेंट बंद कर देंगे। पहले 25 तारीख हमने सोचा था, फिर अभी कई सारी मेल्स आ रही हैं। कई सारे बच्चों का कहना है कि सर अभी फंड्स नहीं हो पा रहे हैं, तो कुछ एक्सटेंड कर दो। तो हमने फैसला लिया है कि 27 तारीख तक हम रजिस्ट्रेशन विंडो इसकी खोल रहे हैं। 27 के बाद फिर हम रजिस्ट्रेशन इसके नहीं लेंगे। अभी की बात यहीं तक रहेगी। कल फिर मिलते हैं सुबह अपने उसी टाइम पे 4 बजे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।